पति पत्नी दोनों अपने अपने परिवार वालों के साथ में कोर्ट में मौजूद थे और जज साहब के सामने फाइल रखी हुई थी और वो दोनों तलाक लेने के लिए तैयार थे। पत्नी कह रही थी कि मुझे तलाक चाहिए, पति कह रहा था कि मुझे तलाक चाहिए। तब जज साहब कहते हैं कि देखो, एक बार फिर से सोच विचार कर लो, ये शादियां बार बार नहीं होती हैं। तुम्हारे अंदर कोई गलत फहमी हो तो आप उन्हें निकाल लीजिए और पुनः साथ रहने का विचार कर लीजिए। तभी वो महिला होती है, वो जज साहब से कहती है कि जज साहब, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। तलाक लेने से पहले मैं पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जज साहब पहले तो गुस्सा करने लगते हैं और उसके बाद में फिर वो सोचते हैं हो सकता है इनके बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो जाएं और एक दूसरे के साथ रहने के लिए सहमत हो जाएं। तब वो उन्हें एक रात रहने के लिए इजाज़त दे देते हैं और उसके बाद वो एक रात बिताती है अपने पति के साथ। फिर उनके बीच में क्या होता है, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये दो पति पत्नी के बीच के विवाद की कहानी है। दो पति पत्नी ने 6 महीने पहले कोर्ट में एक फाइल दायर की थी जिसमें उन्होंने तलाक के लिए अपना आवेदन किया था। जब तारीख लगती है तो तारीख के लिए पति अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में पेश होता है और पत्नी अपने माता पिता के साथ कोर्ट में पेश होती है। अब जज साहब उन दोनों को जब सामने खड़े हुए देखते हैं तो कहते हैं कि देखो, एक बार फिर तुम विचार कर लो, क्योंकि बाद में मेरा अंतिम फैसला आने वाला है। अगर तुम एक दूसरे के साथ रहने के लिए सहमत हो जाओ तो मैं तुम्हें कुछ देर का टाइम देता हूँ। लड़की जिसका नाम दीक्षा था और लड़के का नाम सुमित था। लड़का कहता है कि नहीं जज साहब, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे इससे तलाक चाहिए। तब जज साहब कहते हैं कि तुम्हें तलाक चाहिए, लेकिन लड़की की भी तो सहमति होनी चाहिए। अगर लड़की सहमत है तभी तुम्हारा तलाक होगा। जब जज साहब लड़की को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम बताओ, क्या तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो या नहीं, तब वो लड़की कहती है कि जज साहब, तलाक लेने से पहले मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। अगर इस रात के बाद में अगर मेरे पति की अगर इच्छा होगी तो मैं हंसी खुशी से तलाक दे दूंगी। जज साहब पहले तो गुस्सा करते हैं कि 6 महीने पहले तुमने जब फाइल दायर की थी तब मैंने तुम्हें 6 महीने का टाइम दिया था और आज तक तुम अपने पति के साथ एक रात नहीं बिता पाई, अपने पति को अपने बस में नहीं कर पाई, तो एक रात में तुम क्या कर लोगी। तब फिर जज साहब के दिमाग में बात आती है, हो सकता है किसी कारण से संयोग बस इनका काम बन जाए और ये पति पत्नी एक होकर के रहने लगे तो अच्छा होगा। जज साहब कहते हैं ठीक है, आज हम आपको आखिरी टाइम दे रहे हैं, केवल एक रात का, और कल आकर के 10 बजे तुम्हें कोर्ट में पेश होना है और तुम दोनों एक हो जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद जो मैं फैसला सुनाऊंगा उस फैसले को तुम्हें मानना पड़ेगा। खुशी से या फिर नाराजी से, जो भी समझो, मेरा अंतिम फैसला होगा। लड़की कहती है ठीक है। अब लड़की के घर वाले लड़की को डांटने लगते हैं कि तू पागल हो गई है, तू इसके साथ एक रात क्यों रहना चाहती है, तुझे अभी भी इससे मोह है, अभी भी तेरा लगाव है, अभी भी तू इसे छोड़ना नहीं चाहती। जब तू इसे छोड़ना नहीं चाह रही है तो फिर तूने क्यों हमको कोर्ट में बुलाया, क्यों हमारे साथ कोर्ट कचहरी में मारी मारी घूम रही है। तब वो लड़की कहती है कि माता पिता से कि आप चिंता मत करो, मैं कल के बाद जो भी डिसाइड करूंगी वो फाइनल होगा। अब लड़की उस लड़के से कहती है, सुमित से, कि देखिए, ना तो हम तुम्हारे घर पर रहेंगे एक रात, ना हम अपने घर पर रहेंगे, ना किसी रिश्तेदारी में रहेंगे, हम एक होटल में तुम्हारे साथ रात बिताएंगे। तब सुमित कहता है कि आखिर तुम सिद्ध क्या करना चाहती हो एक रात होटल में बिता करके। लड़की कहती है, दीक्षा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें जो एड्रेस बता रही हूँ उसी एड्रेस पर तुम आ जाना और फिर मैं तुमको वहीं मिलूंगी। जब लड़का अपने घर चला जाता है, वहां से तैयार होकर के उसी एड्रेस पर पहुंचता है जो लड़की ने एड्रेस होटल का बताया था, और वहां जब जाकर के देखता है तो वो लड़की उस कमरे में नहीं होती है। कुछ देर वो इंतजार करता है वहां बैठकर, तब देखता है कि सामने से एक लड़की बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई आ रही थी और वो लड़की आकर के उसी सुमित के पास बैठ जाती है और उसके पीठ पर हाथ फेरती हुई कहती है, सुनाइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। तब सुमित कहता है कि तुम
इतनी सज संवर करके कैसे आई हो? आखिर बात क्या है? क्या कहना चाहती हो? कहो, मुझे घर जाना है। तब वो लड़की कहती है कि मैंने घर जाने के लिए तुम्हें एक रात नहीं मांगी है। जज साहब का आदेश है, एक रात तो तुम्हें पूरी मेरे साथ बितानी पड़ेगी, जैसे भी बिताओ। वो लड़का ये सुनकर के चुप हो जाता है। अब वो लड़की उससे कहती है कि आखिर तुम बताओ कि तुम्हारी क्या मर्जी है? लड़का कहता है कि मेरी कोई मर्जी नहीं है, मैंने जो कह दिया वो कह दिया कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, और तुम उन बातों को बार बार मत दोहराओ, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। लड़की कहती है अच्छा एक बात बताओ, पहले तुम बड़े हष्ट पुष्ट थे, बड़ा शरीर अच्छा था, तुम्हारे चेहरे पर चमक थी, लेकिन चेहरा अब तुम्हारा डाउन होता जा रहा है, काले पड़ते जा रहे हो, गालों में गड्ढे पड़ गए हैं और शरीर भी उतना नहीं है। आखिर बात क्या है? चिंता किस बात की है? तुम मुझसे दूर हो रहे हो इस वजह से चिंता कर रहे हो, या फिर कोई और बात है जिस वजह से तुम चिंता कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि मेरी दूरी होने की वजह से तुम चिंता करते हो। अगर मेरी दूरी की वजह से तुम चिंता करते तो मुझे दूर नहीं करते। कोर्ट में तुम चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि मुझे तलाक चाहिए, और तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम तलाक की बात नहीं करते। आखिर बात क्या है? तब वो अपनी पिछली बातों को याद करते हैं, और याद करने के बाद में जो एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई थी, उन्होंने एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाई थी, इन सभी बातों को याद करके वो लड़का रोने लगता है, अपनी आंखों से आंसू गिराने लगता है। ये बात जब लड़की दीक्षा देखती है तो वो भी भावुक हो जाती है और अपने पति की सुमित की कौली भर लेती है और वो भी रोने लगती है। वो लड़की पूछती है आखिर बात क्या है? कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे बार बार पूछ रही हूँ और तुम मुझे बताने का प्रयास नहीं कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा जब कहती है तब वो लड़का कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हें जो कहना है कहिए, और नाइट बिताने की बात है तो नाइट बिता लीजिए। अब उसी बेड पर लड़की जो होती है लड़का से करीब जाने की कोशिश करती है। उसी बेड पर जब दोनों लेट जाते हैं और वो अपनी अपनी बातों को याद कर करके सोचने लगते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, और लड़की लड़का के समीप जाने की जब कोशिश करती है तो लड़का दूर हट जाता है। वो सोचता है कि अब 2-4 दिन की बात है, क्या इससे मोह करूं, इससे क्या लगाव करूं, उसके बाद और ज़्यादा कठिन जिंदगी हो जाएगी, इसलिए अभी दूरी है तो दूरी ही सही है। लड़की बार बार कहती है कि तुम आज मेरे साथ जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे नाम हूँ, क्योंकि आज की रात मैंने जज साहब से तुम्हारे नाम कर दी है, और उसके बाद कल जो होगा कोर्ट में देखा जाएगा। वो लड़का फिर से रोने लगता है और कहता है कि देखो तुम मुझे परेशान मत करो, जो भी है वो हो जाएगा, लेकिन तुम सो जाओ और सुबह जाना है जल्दी। कि कहती है अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ नहीं करना है, मेरे प्रति तुम्हें कोई फीलिंग नहीं है, तो मैं तुमसे बस एक ही बात पूछती हूँ आखिरी, उसके बाद तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। तुम मुझे ये बता दो कि आखिर तुम्हें टेंशन किस बात की है, तुम रो क्यों रहे हो और इतने उदास क्यों हो? तब वो लड़का कहता है देखो मैं ज़्यादा नहीं 2-4 महीने का मेहमान हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अगर संबंध भी बना लूँ या तुमसे लगाव भी रख लूँ, तब भी मैं ना चाहते हुए भी मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा और फिर तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये बात सुनकर के लड़की को बहुत जोर से झटका लगता है और वो एकदम से टेंशन में पड़ जाती है, अंदर से टूट जाती है कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। तब वो लड़की कहती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे और फिर कभी नहीं मिल पाओगे। तब वो लड़का कहता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है और वो बीमारी मेरे अंदर है, मेरे अंदर कैंसर है, और वो कैंसर का इलाज मैं बहुत करवा चुका हूँ, थक गया हूँ, लेकिन वो कैंसर ठीक नहीं हो रहा है, और डॉक्टर ने कहा है कि तुम 2-4 महीने के मेहमान हो, कुछ भी कर लो लेकिन तुम ठीक होने वाले नहीं हो। जितने दिन के मेहमान हो बस उतनी जिंदगी हंसी खुशी से काट लो। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा समय तुम्हारे साथ अगर बिताऊंगा तो मुझे तुमसे इंटरेस्ट होगा, तुमसे लगाव बढ़ेगा, फिर मुझे और तुम्हारी टेंशन सताएगी, फिर मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे दूरी बना करके रख रहा हूं, और फिर जब तुमसे दूरियां रहेंगी तो मैं कम से कम चैन से मर तो पाऊंगा। ये सुनकर के लड़की बुरी तरह से रोने लगती है, कौली भर लेती है और कहती है कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो, इतनी संकट से जूझ रहे हो और तुमने हमें कोई बात नहीं बताई।
आखिर तुम हमसे इतना कपट क्यों करते हो? रही बात तुम्हारे तलाक की, तो तलाक मैंने ऐसे नहीं मांगा था कि तुम पहले से ही मुझसे दूरियां बना करके रखते थे। जो पति का प्रेम होता है पत्नी के प्रति, वो भी तुम मुझे नहीं देते थे। ना तो कभी मुझे टाइम दे पाते थे, ना मुझसे प्रेम से बात करते थे। वो लड़का कहने लगा कि मैं इसी वजह से तुमसे दूरियां बना रहा था। शादी हुई थी तो कुछ दिन तक तो मैंने जांच नहीं कराई थी, और जब जांच कराई मुझे दिक्कत लगी तो मुझे ये समस्या महसूस हुई, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताई थी क्योंकि तुम टेंशन में पड़ जाओगी। केवल मैं अपने आप को तुमसे दूर करने में लग गया था। अब लड़की दीक्षा बहुत टूट जाती है, बुरी तरह से विलाप करने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो होगा सो देखा जाएगा। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपट करके रोने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी बात एक दूसरे को बताने लगते हैं। टाइम बीतता चला जाता है और जब सुबह के 5 बज जाते हैं, उसके बाद 7 बजे रूम खाली करने का टाइम था। अब वो लड़की पुनः अपने पति से एक बार फिर कहती है, अगर तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग हो तो मैं अभी भी तुम्हारे हवाले हूं, तुम जो चाहो सो कर सकते हो। वो लड़का कहता है, क्या करूंगा, और ज्यादा अपने अंदर तुम्हारे प्रति चाहत बढ़ाऊंगा या अपनी चाहत बढ़ाऊंगा, इसलिए बस टाइम नजदीक आने वाला है, अब चलो। 7 बज जाते हैं इसी प्रकार से बातें करते और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। 10 बजे का टाइम होता है, दोनों अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में पेश होते हैं। फिर जज साहब ये सोच रहे थे कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ समझौता जरूर हो गया होगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों का घर बस जाए तो अच्छा है। इधर जब लड़की कोर्ट में पहुंचती है तो जज साहब लड़के से कहते हैं कि बताओ भाई तुम्हारी क्या राय है, अब तुम एक रात बिता करके आए हो तो कुछ ना कुछ तुमने डिसाइड किया होगा। लड़का कहता है कि जज साहब मैंने डिसाइड किया, मेरा जो कल फैसला था मुझे तलाक दे दो, बस वही आज फैसला है। लड़की जब ये बात सुनती है तो जज साहब कहते हैं कि तुम भी बताओ, इनका तो फैसला मैंने सुन लिया। लड़की कहती है कि जज साहब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं अपने पति को तलाक नहीं दे सकती, मैं अपने पति के साथ रहूंगी। कहते हैं कि पत्नी वही होती है जो पति के दुख सुख में हमेशा साथ दे, और जो केवल सुख में साथ दे वो पत्नी नहीं होती, वो तो केवल टाइम पास होती है और अपने सुखों को भोगती है, पति की दौलत पर अयासी करती है, वो पत्नी नहीं होती। पत्नी वही होती है जो हमेशा पति का सहयोग करे। जज साहब उसकी बात सुनकर के बड़े खुश तो होते हैं और फिर कहते हैं कि बेटी मुझे तुम पर यही विश्वास था, यही भरोसा था, और मैंने भी विचार किया था कि मेरा जितना प्रयास हो सकेगा मैं तुम्हें दोनों को एक कर दूं और तुम्हारा फैसला ना सुनाऊं अलग होने का। इसी वजह से मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा टाइम देता चला आया था 6 महीने से। अब लड़की के घर वाले बड़े नाराज होते हैं और कहते हैं कि तूने इससे तलाक क्यों नहीं लिया। तब वो लड़की कहती है कि मैंने इनसे तलाक इसलिए नहीं लिया, मेरे पति के लिए एक ऐसी भयानक बीमारी है जिससे ये 4-5 महीने के मेहमान हैं और ये अकेले इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं इनकी मदद करूंगी, इनका सहयोग करूंगी तो हो सकता है इनकी टेंशन दूर हो और फिर इनकी बीमारी भी ठीक हो जाए। घर वाले कहते हैं तू बिल्कुल पागल हो गई है, अरे तुझे पता है ये लड़का मर जाएगा 2-4 महीने में, तो तू अपनी जिंदगी इसके साथ क्यों बर्बाद कर रही है। तू इससे तलाक ले ले, हम तेरा रिश्ता अच्छी जगह कहीं कर देंगे, तेरा दूसरी जगह विवाह कर देंगे और तू हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताएगी। लड़की कहती है मेरा ये गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है जो मैं आज इससे शादी करूं कल उससे करूं। मेरे पति पर अगर कोई परेशानी है तो मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं उससे मुंह मोड़ लूं। मेरा धर्म ये है कि मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं अपने पति का साथ दूं। और जब विवाह होता है तब भी ये वचन भरे जाते हैं कि पति को पत्नी के मरते दम तक, आखिरी सांस तक सहयोग करना चाहिए और पति को पत्नी का आखिरी सांस तक सहयोग करना चाहिए। एक दूसरे को जीवन भर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और मरते दम तक एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दुख सुख में भी एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। यही पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति धर्म होता है। और तुम हमें इनसे दूर कर रहे हो, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, अगर इच्छा हो तो मुझे अपने घर बुला लेना और ना इच्छा हो तो मैं अपने पति के साथ सही हूँ। अब वो वहां से अपने सास ससुर पति को लेकर के चली जाती है। जज साहब उनके हित में फैसला सुना देते हैं दोनों को एक रहने का। और इधर वो जो भी जेवरात होते हैं और अपने ससुराल वालों से पैसे लेती है और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में
इलाज कराती है, भगवान का व्रत करती है, प्रार्थना करती है, तो भगवान भी उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। और एक कोई वैद्य होते हैं, वो वैद्य देसी जड़ी बूटी से उसका इलाज करते हैं और 3 महीने में वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और अच्छी तरह से स्वस्थ होने के बाद जब उसका पुनः चेकअप किया जाता है, वो बिल्कुल सही आता है, कोई नॉर्मल रिपोर्ट आती है, कोई टेंशन नहीं होती। अब वो अपनी पत्नी का बड़ा एहसान मानने लगता है कि मेरी पत्नी जब मेरे पास आ गई तो मैं इस बीमारी से छूट गया, क्योंकि नहीं तो मैं मर जाता। अब वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है और अपनी पत्नी का सहयोग करता है। दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करने लगते हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी को बिताने लगते हैं और अपने माँ बाप की सेवा करने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी किसी के दिल दुखाने के लिए नहीं है, ना किसी को भावुक करने के लिए है। ये कहानी से ये सीख मिलती है कि पति पत्नी को किस तरह से रहना चाहिए। पति पर अगर कोई परेशानी हो तो पत्नी को हर समय साया बनकर के पति की रक्षा करनी चाहिए, और पत्नी पर कोई परेशानी है तो पति को हर समय उसका दुख सुख में साथ देना चाहिए और हर समय साय की तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये दोनों का एक दूसरे के प्रति फर्ज होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट में दें, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी लिखें, अपना नाम भी लिखें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपके नाम जरूर लूँगा जो लोग कमेंट करेंगे। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।